इंडिया बनाम भारत विवाद पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विपक्ष को संविधान पढ़ने की सलाह दे डाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत शब्द का अर्थ संविधान में भी परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि इंडिया दैट इज भारत ये संविधान में है। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर सबसे पहले कांग्रेस ने आपत्ति जताई, तो विपक्षियों ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी उनके इंडिया गठबंधन से डर गई है। संजय राउत ने भी यही बात कही। आरोप लगाया कि सरकार देश का नाम बदलने जा रही है। बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने कहा कि हम उस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो भारत की प्रस्तावना तक नहीं जानती। वहीं अब इंडिया बनाम भारत की बहस में बसपा प्रमुख मायावती भी उतर गई हैं। मायावती ने कहा है कि ये विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की मिलीभगत है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। G20 की मेजबानी की तैयारियों से समय निकालकर प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिनों की इंडोनेशिया यात्रा पर रवाना होंगे। इंडोनेशिया में आसियान की बैठक होने जा रही है, जिसके लिए दुनिया भर के देश एकत्रित हो रहे हैं। ईस्ट एशिया समिट की भी बैठक होनी है और वहां अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जब जकार्ता में होंगे तो जाहिर है कि भारतीय सरकारों में सबसे प्रमुख भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार में भारत की मजबूती पर ज्यादा ध्यान देंगे। आसियान की बैठक को G20 की बैठक को देखते हुए रीशेड्यूल किया गया है और आसियान की सारी बैठकें 7 सितंबर दोपहर से पहले खत्म हो जाएंगी ताकि भारतीय प्रधानमंत्री समय से स्वदेश लौट जाए। प्रधानमंत्री मोदी की ये जकार्ता यात्रा मात्र 24 घंटे की होगी। कैमरामैन अजय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बढ़ती महंगाई से लेकर किसानों के मुद्दे पर विशेष सत्र में चर्चा कराने की मांग की है। महंगाई, बेरोजगारी समेत 9 अन्य मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है। सोनिया गांधी के ये है मुद्दे। सदन के विशेष सत्र में महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो, अडानी मामले पर जेपीसी की बनाने की मांग हो, किसानों के लिए एमएसपी, मणिपुर के हालात पर चर्चा हो, बाढ़ और सूखे की मार झेल रहे राज्यों के हालात पर चर्चा हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में संसदीय दल की बैठक हुई। हमने तय किया कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। यह हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है। दरअसल कल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया और उस बैठक में तय हुआ कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे। कैमरा पर्सन विजय के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने जो कमेटी का गठन किया है, वो कमेटी सरकार को सलाह देने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए आज उसकी पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता पर उनके निवास पर हो रही है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल हैं। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से अपना नाम वापस लेने की मांग पहले ही कर दी है। हालांकि आपको बता दें कि जब से कमेटी का गठन हुआ है, इस बात के बहुत जोर से कयास लगाए जा रहे थे कि संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया है उस पर कोई बिल आ सकता है। हालांकि संसद का कोई एजेंडा अभी सामने नहीं आया है और कमेटी का टाइम फ्रेम भी सामने नहीं है कि कमेटी को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी है। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राजस्थान के भीलवाड़ा के गुलाबपुरा इलाके में किसान और पशुपालकों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। यहां पर उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया और विश्वास जताया कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर यह योजनाएं पूरी होगी। लगे हाथों उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं और किसानों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि उनकी फितरत केवल चुनाव जीतने की है। विपक्षी दलों के नेताओं को डरा धमकाकर उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले दर्ज कराने की है। इसके अलावा वे आम जनता के बारे में कभी नहीं सोचते। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, जिन्होंने अपनी सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अपने
विधानसभा चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए चुनाव प्रचार का एक तरह से बड़ा आगाज कर दिया है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई है। साथ ही कांग्रेस पार्टी और अपनी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की इन दोनों ही नेताओं ने जमकर कोशिश भी की। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले राहुल गांधी इस बार यूरोपीय देशों के दौरे पर निकल चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब एक सप्ताह के लिए यूरोप के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरान वह यूरोपीय संघ के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मीटिंग करेंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी 7 सितंबर को ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के वकीलों के एक ग्रुप से मुलाकात करेंगे और नीदरलैंड की राजधानी हेग में भी इसी तरह की एक बैठक करेंगे। 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के लेबर यूनियन की एक बैठक में भी भाग लेने का उनका कार्यक्रम तय हुआ है। इसके बाद वो नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे। वहां 10 सितंबर को ओस्लो में एक प्रवासी भारतीय कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी G20 शिखर सम्मेलन के समाप्त होने के अगले दिन यानी 11 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। इससे पहले राहुल गांधी अमेरिका की भी 10 दिन की यात्रा कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बावजूद इसके लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर बिहार में खींचतान अब शुरू हो चुकी है। भाकपा माले ने 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिसमें 16 सीटों पर जदयू के सांसद हैं। राजद के पास एक भी सांसद नहीं है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों का फॉर्मूला जो सामने आ रहा है, उसके अनुसार 16 सीट आरजेडी, 16 सीट जदयू, 6 सीट कांग्रेस और 2 सीट वाम दलों को मिल सकती है। इस बीच भाकपा माले ने 5 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने सीटों की संख्या सामने नहीं रखी है, लेकिन इतना जरूर कहा है कि जहां हमारे विधायक हैं वहां के संसदीय क्षेत्र में हमारी दावेदारी मजबूत है। भाकपा माले ने सीटों की सूची राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सौंप दी है और संभावना यह जताई जा रही है कि इंडिया गठबंधन की अगली बैठक जो संभवतः इसी महीने होगी, वहां पर सीटों का जो फॉर्मूला है उस पर अंतिम मुहर लगेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। आम आदमी पार्टी के पंजाब इकाई ने कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह के गठबंधन से इनकार कर दिया है। पंजाब की मंत्री अनमोल गगन मान ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेली चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का सीट बंटवारा नहीं किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अगर पंजाब में अलायंस नहीं होता है तो फिर इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहेगा, क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पंजाब और दिल्ली 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्टेक है। और ऐसे में अगर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो फिर अलायंस में आम आदमी पार्टी का रोल क्या रहेगा, इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। गुजरात में बीजेपी की एक बार फिर से नो रिपीट थियरी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बात साफ कर दी है कि गुजरात में बीजेपी स्थानीय निकाय समितियों में नो रिपीट थियरी पर काम करेगी। गुजरात में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नगर पालिकाओं और पंचायतों में पद पर रह चुके लोगों को रिपीट नहीं किया जाएगा। इस समय राज्य की करीबन 90% से ज्यादा तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में ऑब्जर्वर से सेंस लेने के बाद मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वार्ड प्रमुख, उप प्रमुख समेत 1500 जितने सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया चल रही है, जो लगभग पूरी की जा चुकी है। हालांकि नो रिपीट थियरी को लेकर कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन सुभाष के साथ सुरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस के बीच में एक बार फिर से टकराव बढ़ते दिख रहा है।
वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि राज्यपाल जो कुलपतियों की नियुक्ति बिना राज्य सरकार के बताए कर रहे हैं और करीबन दर्जन से ज्यादा जो राज्यपाल हैं राजभवन में यहीं पे कुलपतियों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्यपाल बिना राज्य सरकार के बताए कई ऐसे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बदल दिए हैं और उनकी नई तरीके से नियुक्ति कर दी है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि राज्यपाल अपने मन के हिसाब से जो यहाँ पे कुलपति हैं उन्हें रख रहे हैं और ऐसा चलता रहा तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन करेंगी। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। मध्य प्रदेश में बीजेपी की निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा पर नीमच में पथराव की घटना हुई, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पे कुछ लोगों ने पथराव किया, जिनमें पुलिस ने 19 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की, जिनमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन यहीं से सियासत शुरू हुई और सियासत की शुरुआत हुई कमलनाथ और रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के साथ। कमलनाथ ने कहा कि ये दरअसल जनता की ये नाराजगी है जो उम्मीद करती है सरकार, शिवराज सरकार की यहाँ पर उनको फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन उनको पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि दरअसल जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इससे ये कांग्रेस बौखला गई है। बीडी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कांग्रेस को ही इस पूरे मामले में घेर। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र की सरकार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, अतुल सावे और संदीपान भुमरे कल जालना मनोज जरांगे पाटिल से मिलने आंदोलन की जगह गए। दोनों में बैठक भी हुई, लेकिन बैठक से निकला कुछ नहीं। उल्टा मनोज जरांगे ने सरकार को कहा है कि अगले 4 दिन का अल्टीमेटम वो सरकार को दे रहे हैं और 4 दिन में वो जीआर लेकर आए, वरना उनके साथ बातचीत वहां पर बंद करे। गिरीश महाजन ने जरांगे को समझाने की कोशिश की कि सरकार को 1 महीने का समय दिया जाए, लेकिन मनोज का कहना है कि सरकार को पहले ही 3 महीने का समय दिया गया था। इस बीच में सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने एक भी बैठक वहां पर नहीं ली, इसलिए अब सरकार को कोई समय नहीं दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल की अनशन का आज 9वां दिन है और उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। फिलहाल उन्हें वहां पर सलाइन लगाया गया है। जरांगे पाटिल का कहना है कि अगले 4 दिन में अगर जीआर नहीं आता है तो पानी पीना भी वहां पर छोड़ देंगे। कैमरामैन दिलीप अवेर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। G20 समिट को लेकर भारतीय वायुसेना ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर लिया है। यानी हमारी वायुसेना दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेकरार है। आपको बता दें, किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए वायुसेना ने ऐसा अवैध किला तैयार किया है जिसको भेद पाना किसी के लिए असंभव है। आसमान में होने वाली किसी भी साजिश से निपटने के लिए वायुसेना ने ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर बनाया है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बने ज्वाइंट कंट्रोल एंड एनालिसिस सेंटर से संपर्क में रहेगा। ऐसी भी जानकारी मिल रही कि जैसे ही दुनिया के बड़े नेताओं के विमान भारतीय वायु क्षेत्र में उड़ान भरेंगे तो उनके हवाई मार्ग और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए वायुसेना के लड़ाकू विमान ही फ्लाई कर सकते हैं। इसके लिए राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 को 24 घंटे तैयार रखने को कहा गया है। यानी जमीन की सुरक्षा हमारी थल सेना ने ले रखी है, तो वायु की सुरक्षा यानी आसमान की जो सुरक्षा है इंडियन एयरफोर्स ने चप्पे चप्पे पर रडार से निगरानी कर रही है। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान का मंडपम पूरी तरीके से G20 के मेहमानों के लिए सज चुका है, जहां 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 9 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। ऐसे में मंडपम को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। सबसे पहले जो है वो नटराज की मूर्ति जो है वो शोभित की गई है, जो तमिलनाडु से खास तौर पे मंगवाई गई है और अष्टधातु से बनाई गई है। और नटराज की मूर्ति के बाद एक कल्चरल कॉरिडोर बनाया गया है। कल्चरल कॉरिडोर के बाद एक डांसिंग गर्ल बनाई गई है, जो कि सिंधु और सरस्वती सभ्यता यानी 7000 साल पुरानी सिंधु सरस्वती सभ्यता की एक अनुछाप छोड़ती नजर आती है। उसके बाद जो विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी एक AI एंकर, यानी कि टेक्नोलॉजी और परंपरा दोनों का ही समागम प्रगति मैदान के मंडपम में दिखेगा। मंडपम की प्रत्येक मंजिल, प्रत्येक हॉल और प्रत्येक कोने में भारत की तस्वीर नजर आएगी, यानी मंडपम को पूरी तरीके से मिनी भारत की एक झलक देखने को मिलेगी। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
चसाना के तुल्ली इलाके के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ महा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन कालाबन। और न्यूज़ 24 पहुंचा है उन्हीं जंगलों के बीचों बीच जिस जगह पर हमारे सेना के बहादुर जवान लगातार आतंकियों की तलाश में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जंगल के बीचों बीच हमारे जवान मौजूद हैं और आप देखिए कि पूरे जंगल को चारों तरफ से कॉर्डन किया हुआ है और आतंकी जो है इन्हीं घने जंगलों में छिपे हुए हैं, क्योंकि जंगल्स में कई हाइडआउट्स होते हैं। हाइडआउट्स कहा जाता है जंगल के बीचों बीच बनी गुफाओं को, और आतंकी जो है इन्हीं गुफाओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। लेकिन सेना के जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और आप देखिए कि तमाम जवानों ने इस समय पोजीशन ले ली है। यही इन जवानों का मकसद है कि जितनी जल्दी हो सके उस दूसरे पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकी को भी ढेर किया जाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रियासी। दिल्ली में हर बार सर्दियों में पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आता है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान अभी से तैयारी करनी पर शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग करी। दिल्ली के तमाम बड़े अधिकारी उसमें मौजूद थे। उनसे बातचीत करके तय किया जाएगा कि आखिर सर्दियों के मौसम में किस तरीके से पॉल्यूशन पर लगाम लगानी है। एक आंकड़े की माने तो पिछले कुछ सालों में लगातार दिल्ली का पॉल्यूशन सर्दियों के महीने में पहले के मुकाबले कम हुआ है और दिल्ली सरकार की सोच ये है कि आने वाले दिनों में खासकर दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में ऐसे हालात ना बने कि दिल्ली वाले फिर से काले धुएं के साए में सांस लेते हुए नजर आएं। और शायद यही वजह है कि अभी से विंटर एक्शन प्लान पर तैयारी करनी शुरू कर दी है। एक हाई लेवल मीटिंग में सीधे तौर पर स्पष्ट ये आदेश दिया गया कि अभी से तैयारी शुरू की जाए, तभी उसका कुछ असर जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली। रामनगरी अयोध्या पहुंचा दुबई से बनकर जटायु क्रूज। जल्द ही सरयू जी की जलधारा में पर्यटक घूम सकेंगे क्रूज से। अयोध्या रामनगरी पहुंचा जटायु क्रूज। दुबई से बनकर अयोध्या पहुंचा है जटायु क्रूज। जल्द ही सरयू की जलधारा में पर्यटकों को उपलब्ध होगी क्रूज सुविधा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लगभग 100 यात्री जटायु क्रूज पे कर सकेंगे यात्रा। अयोध्या से गुप्तार घाट, गुप्तार घाट से अयोध्या लगभग 18 किलोमीटर की यात्रा कराएगा क्रूज। 70 लोग क्रूज के अंदर तो 30 लोग क्रूज के बॉटम पर कर सकेंगे यात्रा। 300 रुपए प्रति व्यक्ति होगा किराया। जन्माष्टमी के अगले दिन सरयू में शुरू होगा क्रूज का संचालन। वहीं दूसरी तरफ रामनगरी में भव्य मंदिर के साथ टेम्पल म्यूजियम का भी निर्माण होगा। इस म्यूजियम में देश की सभी शैलियां और परंपराओं के मंदिर के वास्तु, दर्शन, इतिहास तथा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे से पहले टेम्पल म्यूजियम की योजना आकार ले लेगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के 22 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। बारिश न होने की वजह से किसानों के फसल खराब हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और बारिश नहीं हो रही है। राज्य के बीड़ जिले सहित मराठवाड़ा के हालात ज्यादा खराब हैं। इतना ही नहीं, विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कई जिलों में तालाब और कुएं सूख गए हैं। जलाशयों में पानी का स्तर भी कम हो रहा है। बीड़ जिले में सोयाबीन का फसल खराब हो चुका है। बीड़ के किसानों ने सरकार से सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनके पास आत्महत्या के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार किसानों के मुद्दे पर विशेष कैबिनेट की मीटिंग बुला सकती है। कैमरामैन संजय के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। दिल्ली के पारे ने पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया और कहा जा रहा है कि 85 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जी हां, जिस तरीके से जुलाई के महीने में और अगस्त के महीने में बारिश दिखी, लेकिन सितंबर आते आते बारिश नदारद हो गई। ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि चूंकि नया पश्चिमी विक्षोभ नहीं दिखाई दे रहा है और जो बादलों का जमावड़ा होना चाहिए था उस तरीके का नहीं है, इसकी वजह से ही पारे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अगले आने वाले कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि मौसम में परिवर्तन होगा और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पारा 40 डिग्री पहुंचा है, जाहिर तौर पर मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि चूंकि अगस्त और सितंबर के महीने में पारा कई बार 40 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन 85 साल का रिकॉर्ड टूटना अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर पश्चिमी विक्षोभ आता है तो मौसम में बदलाव जरूर होंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। जन्माष्टमी को लेकर पटना के इस्कॉन मंदिर में खास साज श्रृंगार किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राधा कृष्ण की जो झांकियाँ निकली हैं, थाईलैंड से मंगाए गए फूल के आधार पर फूल को लाया गया है और वहाँ से इनका श्रृंगार किया गया है।
पूरे मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। हालांकि इस पर जन्माष्टमी जो है 2 दिनों का है। आज भी कुछ लोग मना रहे हैं, कल भी मना रहे हैं, लेकिन आप इस्कॉन मंदिर में देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और बड़ी तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। और 3 दिनों का यह महोत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। मिलर स्कूल ग्राउंड पे दशहरा कमेटी की तरफ से इस बार 3 दिवसीय जो कृष्ण लीला है किया जाएगा। कल दही हांडी का कार्यक्रम किया जाएगा और उसको लेकर काफ़ी तैयारियाँ की गई हैं। लेकिन इस्कॉन मंदिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पूजा की तैयारियाँ हैं वो बहुत ही खास है। यहाँ पे जो वृंदावन से खास तौर पर जो यहाँ से श्रृंगार लाया गया है, कारीगर जो आए हैं वो यहाँ पे जो थाईलैंड से जो फूल मंगाए गए हैं उन फूलों से यहाँ पे सजाया गया है और पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह बनाया गया है। और 3 दिनों का यह समारोह है। आज दूसरा दिन है, कल इसका जो समापन होगा और उस दौरान यहाँ पे विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़। शराबबंदी के बाद बिहार में सूखा पाउडर यानी सूखा नशा यानी कि ड्रग्स, ब्राउन शुगर और गांजा जैसे नशीली पदार्थों की खपत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और जिसको लेकर लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही थी। भारत सरकार के कस्टम डिपार्टमेंट के अंतर्गत जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसके लिए काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब आर्थिक अपराध इकाई में बने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाया जा रहा है। डीआईजी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है जो लगातार कार्रवाई कर रही है। फिलहाल अब ऐसे माफियाओं के ड्रग्स माफियाओं की सूची बनाई गई है जिनकी तादाद 11 है और जिनकी करीब 22 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को जब्त करने के लिए अब आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वैसे माफिया हैं जो शराबबंदी के बाद बिहार में काफ़ी तेज़ी से सक्रिय हुए थे और इन लोगों ने ड्रग्स पेडलरों के साथ मिलकर एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। आर्थिक अपराध इकाई के अंतर्गत में एक नारकोटिक्स टीम बनाई गई है जो लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। कैमरा मैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। महंगाई से परेशान मुंबईकरों को बड़ा झटका लग सकता है। बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करने वाली है। बताया जाता है कि 2023 और 25 के लिए बीएमसी 15% प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा सकती है। यानी कि जितना भी आपका प्रॉपर्टी टैक्स आता था उसमें 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल कानून के मुताबिक बीएमसी हर 5 साल में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा करती है। पिछली बार की अगर बात करें तो 2015 में प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा हुआ था। इसके बाद 2020 में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने वाला था, लेकिन तभी कोरोना संकट था। कोरोना संकट के कारण बीएमसी ने प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की। इसके बाद लगातार बीएमसी प्रशासन की तरफ से ये कोशिश थी कि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जाए, लेकिन चुनावी साल है, यही कारण है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं कर पाई। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी 24 सितंबर को इस महीने राजस्थान के उदयपुर में होने जा रही है। 30 तारीख को हल्दी और संगीत रखा गया है, जबकि 24 तारीख को उदयपुर के लीला पैलेस में शादी होगी। वहीं 3 और अन्य होटल भी उसके आसपास के बुक किए गए हैं, जिसमें द ओबेरॉय, उदय विलास भी शामिल है। इस पूरी शादी में आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा अधिक मेहमान इनकी शादी में आ सकते हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं 50 से ज़्यादा वीवीआईपी मेहमान भी इस समारोह में शिरकत करने वाले हैं। बुकिंग कंफर्म की जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस पूरी शादी में शामिल हो सकते हैं। वहीं परिणीति चोपड़ा की चचेरी बहन प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस भी शादी में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। कैमरा मैन साइलेंस के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली।